चलिए स्टार्ट कर दें आज का लेक्चर। 2-3 छोटे छोटे टॉपिक रह गए, उनको करा देते हैं। लेक्चर नंबर 10 है अपना। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर कर रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये कराया हुआ पहले, इनर्ट पेयर इफेक्ट कराया है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है देखिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट की अगर बात करो तो ये देखेंगे हम लोग ग्रुप नंबर 13 से लेकर के लगभग ग्रुप नंबर 16 तक में ये वाला इनर्ट पेयर इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 16 तक, यानी कि 13, 14, 15 और 16 में मेजर फॉर्म में ये इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि ग्रुप 13 की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 13 में एलिमेंट होते हैं बोरॉन, फिर क्या होता है एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम, फिर थैलियम। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि जैसे बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। अगर एल्युमिनियम का लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आउटर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन देखिए तो आउटर शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपके? 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, 2 s में है और ये 1 है। यहाँ पे भी आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अगर आउटर शेल के 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, मान लो ये बोरॉन जो है वो 3 Cl- के साथ कंबाइंड होके मान लीजिए BCl3 बनाता है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे इसकी जो बोरॉन की वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? +3 होगी। बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? +3 होगा। एल्युमिनियम की अगर बात कर लो, एल्युमिनियम मान लो Al2O3 बनाता है, 2 एल्युमिनियम है और 3 ऑक्साइड के मिल रहे हैं। ऑक्साइड के ऊपर चार्ज होता है -2 का, तो इसका मतलब ये टोटल -6 चार्ज हुआ, तो 2 एल्युमिनियम के ऊपर कितना हो जाएगा? +3। एक एल्युमिनियम पे +3, तो इसका मतलब एल्युमिनियम का यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? +3 होगा। तो ऐसा देखा गया ग्रुप 13 में, ग्रुप 14 में, ग्रुप 15 में, ग्रुप 16 में कि ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो ऊपर वाले एलिमेंट तो कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे जैसे +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाला एलिमेंट होगा वो केवल +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। +1 का मतलब नीचे वाले जो एलिमेंट होंगे, अगर बोरॉन की बात करो तो ये लाइटर एलिमेंट है, हल्का है, और नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे हैवियर एलिमेंट, कह सकते हैं भारी एलिमेंट है इस ग्रुप का। तो जैसे जैसे लाइट से हैवी की तरफ, टॉप टू बॉटम की तरफ जाओगे, वैसे वैसे देखोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो छोटी वाली शो हो रही है। ये ग्रुप जो होता है 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, एक +3 शो कर सकता है, एक +1। तो ऐसा देखा गया है कि ऊपर वाले एलिमेंट जो है वो +3 भी शो कर सकते हैं, +1 भी शो करते हैं, लेकिन जो नीचे वाले एलिमेंट है वो केवल लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, +3 को हाइयर बोलोगे, +1 को लोअर ऑक्सीडेशन नंबर बोलोगे। नीचे वाले हैवियर एलिमेंट जो है वो केवल +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं। +1 ऑक्सीडेशन नंबर का क्या मतलब है कि अगर आप ध्यान से देखो तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं हमको? आउटर शेल में NS2 NP1 दिखाई दे रहा है। जो बाहर का शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन यही है। इस शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिनसे बॉन्ड बन रहा हो। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक, तो अगर आउटर शेल में ये इलेक्ट्रॉन है 2+1 है, यानी कि आउटर शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो अगर तीनों के तीनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर 3 के 3 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्डिंग में जाएंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? +3। लेकिन अगर 3 में से केवल 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, 2 वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो एक अगर बनाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो होगी? 1 शो होगी। जितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जितने इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड बनता है एक एटम का, उतना इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है, उसकी वैलेंसी बोला जाता है। तो नीचे वाले जो एलिमेंट हैं उसमें ये वाला जो पेयर है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हैवी वाले में नीचे ये वाला पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, केवल NP1 का कर रहा है, और ऊपर वाले में दोनों कर रहे हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3 है। तो ये किसके लिए है? लाइटर एलिमेंट के लिए, हल्के एलिमेंट जो एबव है। और ये जो +1 शो हो रही है ये किसके लिए है? हैवियर एलिमेंट के लिए है, जिनकी पोजीशन क्या है ग्रुप में? बिलो पोजीशन है, नीचे की तरफ। तो इसमें क्या होता है? इसमें NH2 वाला इलेक्ट्रॉन, NH2 इलेक्ट्रॉन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्डिंग में, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी वजह से नीचे वाले एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कैसी होती है? लोअर वाली होती है। इस ग्रुप में अगर बोलें तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर बोली जाएगी 3 और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर बोली जाएगी 1, दो ही शो करते हैं। तो ऊपर वाले एलिमेंट में टेंडेंसी होती है 1 भी शो कर सकता है और 3 भी शो कर सकता है, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट अपने NH2 इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करेगा, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 1 होगी। क्लियर है बात? ओके, तो आपने कुछ नोट तो नहीं किया? तो पहले डेफिनेशन लिखिए फिर एग्जांपल लिखिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट लिख लिया? हेडिंग डाल ली? तो लिख लीजिए। In group 13 to 16, in group 13 to 16, as we move down, stability of lower oxidation state, stability of lower oxidation state, stability of lower oxidation state increases. It is due to non-participation of NS electron in bonding. It is called inert pair effect. It is called inert pair effect. It is called inert pair effect. तो बात समझ आ गई? नीचे वाले एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ऊपर वाले लोअर हायर दोनों शो कर सकते हैं, है ना? तो इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर। ये एग्जांपल लिख लीजिए ऐसे।
13 ग्रुप का लिखिए कॉन्फ़िगरेशन। थर्टीन ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। बोरॉन के बगल में +3, एल्युमिनियम के बगल में +3, गैलियम के बगल में +3 +1, इंडियम के बगल में +3 +1, टीएल के बगल में +1। टीएल केवल +1 शो। ऑक्सीडेशन नंबर थैलियम केवल +1 शो करें। इंडियम गैलियम +3 +1 दोनों शो करते हैं। लिखना चाहो तो एग्जाम्पल में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सामने एग्जाम्पल होता तो बात और समझ आती। BCl3Al2O3 ये एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। ऑनलाइन में बात समझ आ रही है? ऑनलाइन बच्चों वीडियो ऑन कर लो आप लोग। जयपुर में बारिश हो रही थी, चारों दिन बारिश वारिश हुई, सही था मौसम। ये स्लाइड हो गई। इसमें वही बात लिखी है, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो जो लास्ट स्लाइड पे लिखी है। अगर तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो होगी? +3। अगर एक ही करेगा तो क्या शो हो जाएगी? +1। गरिमा आई है आज? गरिमा गरिमा नहीं आई? मैथ्स में भी नहीं थी? अच्छा, हो गया? ऑनलाइन हो गया क्या बच्चों? जल्दी नोट करो। अरेंज हो गया? 3 तो लाइन लिखी है, टेढ़ी मेढ़ी लिखी है भले, लेकिन 3 ही लिखी है। इतनी देर? अभी तो तुम्हारे पीडीएफ भी चला जाता है, सब फैसिलिटी है। अभी आप बोलोगे आप बाबा आदम के जमाने की मैम बात करते हो। हम लोग पढ़ते थे वो सिंपल बोर्ड होते थे टीचर्स के पास, लंबे लंबे से। हाँ, लेकिन लंबे होते थे तो आधे पार्ट में सर लिखते थे और फिर आधा पार्ट जो है उधर आधा लिख दिया, फिर दूसरा समझाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उनका खत्म हुआ 1 सेकंड नहीं रुकते थे, उधर वाला इरेज। सवाल कैसे आएगा? देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, एक बार क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग देख लो इनर्ट पेयर इफेक्ट से।
why TLCl why TLCl is formed but TLCl3 is not. या ऐसे आ सकता है why TLCl is formed but BCl3 is formed. मतलब थैलियम तो एक क्लोरीन को अटैच करा रहा है, लेकिन बोरॉन कितने क्लोरीन को अटैच करा रहा है, बॉन्ड बना रहा है? 3 को। पहला क्वेश्चन था थैलियम TLCl बनाता है, TLCl3 नहीं बनाता है। तो दोनों का रीजन क्या है? थैलियम जो है हैवियर है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो अपने NH2 इलेक्ट्रॉन को यूज नहीं करेगा, केवल NP1 को यूज करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, तो एक ही क्लोरीन को अटैच कराएगा, तो वैलेंसी इसकी +1 ही होगी, +3 नहीं होगी, है ना? रीजन सेम है दोनों क्वेश्चंस का। बोरॉन की वैलेंसी कितनी हो सकती है? +3 हो सकती है, इसलिए ये बना रहा है BCl3। टीएल की वैलेंसी क्या हो सकती है, क्या अलाउड है इनर्ट पेयर के हिसाब से? रीजन इसका मेन रीजन जो बताएंगे वो क्या बताएंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट इन टीएल। ऑप्शंस में रीजनिंग जो दी होगी वो क्या बताएंगे, या लिखा होगा हैवियर एलिमेंट में इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? तो टीएल +1 शो कर रहा है, इसलिए क्या बनाएगा? TLCl बनाएगा। +3 शो नहीं करता है, इसलिए TLCl3 नहीं बनेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसको लैंग्वेज में लिखना होगा आपको। मतलब दोनों अपोजिट लिखना चाहते थे, लेकिन दोनों बातें क्या लिख गई? फ्रेमिंग थोड़ी अच्छी नहीं है सवाल की, लेकिन मतलब आपको समझ आ रहा होगा, है ना? सेकंड वाले क्वेश्चन में बट का कोई ज्यादा मतलब समझ नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है। TLCl is formed but BCl3 is formed, तो बट की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, दोनों बनते हैं, बनते हैं। हाँ, BCl क्यों नहीं बन रहा है? BCl3 बन रहा है, BCl क्यों नहीं बन रहा? नहीं भाई, सही है क्वेश्चन, बट नहीं होना था वहां पे, बस बट वट की जरूरत नहीं थी, है ना? क्वेश्चन गलत नहीं है, नोट कर लिया? क्वेश्चन गलत नहीं है, उसकी फ्रेमिंग थोड़ी सी गलत है, ठीक है? तो ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन क्या शो कर रहा है याद रखना है, ये 14, 15, 16, 13 में ही है। तो 14 में कौन कौन क्या शो करेगा? कार्बन है, सिलिकॉन है, फिर कौन है? जर्मेनियम, SN और PB, है ना? यही है। तो कार्बन सिलिकॉन, कार्बन शो करता है +4, सिलिकॉन शो करता है +4, ये जर्मेनियम शो करता है +4 और +2 दोनों, टिन भी शो करता है +4 और +2 दोनों, लेड शो करता है +2। हैवियर जो एलिमेंट है, नीचे वाला जो सबसे एलिमेंट है, वो क्या शो कर रहा है? केवल लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें हाइयर कौन सी है? इस ग्रुप के लिए हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिखाई दे रही है? +4, और लोअर क्या दिखाई दे रही है इसमें? +2। ग्रुप 14 की बात हो रही है ना?
जैसे CCl4 बनता है, CCl2 नहीं बनता है, कार्बन +2 नहीं शो करता। SiCl4 बनता है, SiCl2 नहीं बनता है। जर्मेनियम के साथ GeCl4 बन सकता है, GeCl2 भी बन सकता है। Sn जो है वो SnCl4 भी बनाता है और SnCl2 भी बनाता है। लेड जो है आपका PbCl2 बनाता है। आपसे बोले क्या PbCl4 बन सकता है? अगर कभी PbCl4 बनेगा भी ना तो स्टेबल नहीं रहेगा, वो तुरंत टूट जाएगा और टूट के PbCl2 बनाना। अगर कहीं पे बोलते हैं कि PbCl4 PbCl2 दोनों बन रहे हैं तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो आप बताएंगे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम है, क्योंकि Pb क्या है, हैवियर एलिमेंट है, नीचे वाला है। तो नीचे वाले एलिमेंट में कौन सा इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन कम ही होंगे ऊपर वाले से, 2 ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर वाले से कम ही शो होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन उसके NH2 वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं? बोले बच्चों। 15 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ग्रुप 15 में कौन से हैं? ये नोट हो जाए तो ग्रुप 15 पे मूव करें। 15 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? अरिंज बोलिए, 15 में कौन कौन से? नाइट्रोजन, नव्या बोलिए 15 में। फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ग्रुप 15 में कौन कौन से हैं? ग्रुप 15 की अगर बात करो तो ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सब बिस्मथ, ये है ना। ये जो है शो करता है +3, नहीं +5, ये शो करेगा +5, आर्सेनिक +3 +5, Sb +3 +5, Bi +3, नाइट्रोजन भी नहीं बना पाएगा, इसको +3। अब इसका रीजन भी बताते हैं, नाइट्रोजन +5 क्यों नहीं शो करता। Bi जो है वो +3 शो कर रहा है, इस पे लाइन बना लो किसी और कलर से या नीचे से लाइन बना लो। ये +3 +5 +3 +3। आर्सेनिक के कंपाउंड +3 वाले भी मिलते हैं और +5 वाले भी मिलते हैं। एंटीमनी बोलते हैं Sb को, Sb में भी नट पेयर देखने को मिलने लगता है। Sb में एंटीमनी में +3 के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल मिलेंगे इन कंपैरिजन टू +5। जैसे हम बोले SbCl3 और SbCl5 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे कि स्टेबिलिटी जो है वो SbCl3 की ज्यादा है, क्योंकि ये नीचे हैवी एलिमेंट में आ गया तो इसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। और बिस्मथ में तो BiCl5 बनेगा ही नहीं, क्या बनेगा, BiCl3 ही बनेगा, है ना। +3 ही शो करेगा, +3 ओनली। ये +5 ओनली, ये +3 ओनली। आप बोलोगे नाइट्रोजन
तो हल्का एलिमेंट है 5 क्यों नहीं शो कर रहा है? नाइट्रोजन के आउटर शेल में अगर देखो 1s2 2s2 2p3 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम होता है ना? अगर इसके पार्टिसिपेट करते हैं ये तीनों अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका बॉन्डिंग होगी और +3 शो होगा, है ना? इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है देखो, देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अच्छा, यहाँ ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट कभी भी नहीं बोलेंगे, नीचे हैवियर एलिमेंट में ही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। नीचे वाले एलिमेंट के बारे में अगर कोई पूछा जा रहा है कंपाउंड वगैरह के बारे में, तो वहां इनर्ट पेयर इफेक्ट से सोच सकते हैं आंसर को। ऊपर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं काम करता। ऊपर में दूसरी बात करते हैं, समझ लेते थोड़ा सा। नोट हो गया? ये क्वेश्चन पे मूव करें। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, नाइट्रोजन से अगर क्वेश्चन आना है तो कैसे आएगा? NCl3 is exist, NCl3 एग्जिस्ट करता है दुनिया में, लेकिन NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। NCl3 तो बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है। इसका मतलब नाइट्रोजन 5 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर रहा है, 3 शो कर रहा है। ऐसा क्यों है? 5 क्यों नहीं शो कर पा रहा है? देखो ध्यान से। जैसे मान लो नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन के आउटर शेल है 1s2 2s2 2p3, ये कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अच्छा, बॉन्डिंग होती कैसे है देखो, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है। 2s में अगर देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है। इससे कोई मतलब नहीं है, नो लेना एंड देना। मतलब क्या है, ये कौन सी शेल है? इनर शेल है। आउटर शेल से मतलब होता है बॉन्डिंग का, इनर शेल से मतलब नहीं होता है। बाहर वाली शेल ये है 2s2p, इससे मतलब है बॉन्डिंग का। तो बॉन्डिंग में देखिए ये 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p की अगर बात करो तो 2p में 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक। जब NCl3 बनना होगा ना तो होगा क्या, देखो नाइट्रोजन में ये स्टेटस है कि p में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना। जब NCl3 बनना होगा तो क्या होगा, 3 Cl के एटम आएंगे। ध्यान से देखना, Cl का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। आउटर शेल का ये यहां तक ऐसे ही शांत पड़ा रहेगा। क्लोरीन का जो 3p5 है, 3p5 का मतलब देखना कैसे कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक इलेक्ट्रॉन p में जो है वो कैसा है, सिंगल है। p में नहीं, मतलब Cl के p में, क्लोरीन के p में 3p में एक इलेक्ट्रॉन सिंगल पड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करेगा, तो एक Cl का यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरे Cl में भी यही होगा आपका 3p5, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, पेयरिंग करेगा, और एक तीसरा Cl आएगा, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। तो अगर NCl3 हमें दिखाना है तो NCl3 हम ऐसे दिखाएंगे। NCl3 बनाने के लिए हमको ऐसे दिखाना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया आपका किसका, Cl का, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसका है, नाइट्रोजन का है। ये इलेक्ट्रॉन किसका है, नाइट्रोजन का, येलो वाला, और ये इलेक्ट्रॉन ब्लू वाला किसका है, Cl का। तो 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ 3 Cl के एटम आकर के पेयर अप करेंगे,
जब ये पेयर अप करेंगे तो NCl3 बने। ठीक, अगर NCl5 बनना है तो 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए नाइट्रोजन में, जो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ये 2s है, इसमें डबल है, ये 1s है, इसमें डबल है, ये 2p है, इसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे 2d होता, नाइट्रोजन में 2d होता नहीं है, यहाँ पे 2d एब्सेंट है। 2d अगर होता तो 2d में ये वाले एक इलेक्ट्रॉन चले जाते, तो आपके 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन बन जाते, तब ये 5 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता था। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन में 2d है ही नहीं, तो ये और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन की कंडीशन हो नहीं सकती, इसलिए नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझो, फिर लिखना इसको ध्यान से। फॉस्फोरस कैन फॉर्म PCl5। नाइट्रोजन तो NCl5 नहीं बना पा रहा है, लेकिन फॉस्फोरस कैसे बना रहा है? तो ध्यान से देखो, फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 3p5 होगा या 3p3? 3p3 है ना। अब देखो, फॉस्फोरस में यहाँ पे 3d भी पड़ा हुआ होता है, खाली होता है, लेकिन 3d होता है। नाइट्रोजन में 2d नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3d होता है, 3d खाली पड़ा होता है। तो कैसे होगा, देखो ये जो आउटर शेल है इसकी बात कर रहे हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, सिंगल सिंगल। d क्या है आपका, 5 ऑर्बिटल लेके खाली पड़ा हुआ। ये आपका 3s2, ये है 3p3, ये है 3d0। अगर इसके साथ 3 Cl आ जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, तो ये क्या बना लेगा, PCl3 बना लेगा। लेकिन अगर इसको PCl5 बनाना है तो क्या होगा, इसमें फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन था ये। इस सिचुएशन में केवल आपके 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, जिसके थ्रू आपको लग रहा था PCl3 बनेगा। 3 Cl के इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, PCl3 बन जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन फॉस्फोरस के केस में क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, GS। अब आती है एक एक्साइटेड स्टेट। PCl5 बनाने के लिए कौन सी स्टेट आएगी, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 3s का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएगा। अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 3s में एक सिंगल, 3p में 3 सिंगल पहले से ही थे, 3d में एक सिंगल और आ जाएगा। अब देखो कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। मतलब बॉन्डिंग होने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन होना ऑर्बिटल में जरूरी है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, यहाँ पे Cl का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Cl का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Cl का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Cl का एक सिंगल, यहाँ पे Cl का एक सिंगल। कितने Cl आ गए, अटैच हो गए, 5 हो गए। तो क्या बन जाएगा कंपाउंड, PCl5। तो आपसे पूछे नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाता है, लेकिन फॉस्फोरस PCl5 बनाता है, ऐसा क्यों है? तो आप बोलोगे फॉस्फोरस है 3D सबशेल। फॉस्फोरस में 3D सबशेल होता है, जिसके थ्रू वो बना सकता है ना। लेकिन नाइट्रोजन डोंट हैव 2D सबशेल, नाइट्रोजन में ये अवेलेबिलिटी है ही नहीं। ठीक, तो इसलिए वो NCl3 पे ही रुक जाता है, और इसके पास पॉसिबिलिटी है ये PCl3 भी बना सकता है, PCl5। बात समझ आई? तो चलिए नोट करिए।
इसके साथ आकर के बॉन्ड बनाते हैं, पेयरिंग होती है। अभी बॉन्डिंग में और पेयरिंग कैसे होती है और सिखाएंगे, पर अभी आपको एक मोटी मोटी सी बात समझा दी। बेसिकली पेयरिंग ऐसे होती नहीं है जैसे हमने ब्लॉग में दिखाया। NCl5 is exist, NCl3 is existing, NCl5 does not, PCl3 PCl5 दोनों एग्जिस्ट करते हैं। क्या हुआ? नो लेना देना, इनर्शियल है ना, ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, इनर्शियल से ज्यादा मतलब नहीं है कुछ। बाहर वाली शेल ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। पहला स्लाइड हो जाए तो बोल दीजिएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट से इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट स्लाइड हो जाए तो बोल दीजिएगा। तुमने भी लिख लिया नो लेना देना। लेना देना का होता है बॉन्डिंग से कोई मतलब नहीं। ये इनर्ट पेयर का क्वेश्चन नहीं था, ये किसका क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, सेकंड वाले शेल में 2d है ही नहीं, तो इसलिए नाइट्रोजन 5 नहीं कर सकता अपनी वैलेंसी 3 शो। NH3 बनता है, NH5 नहीं बनता। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। हो गई ये वाली स्लाइड? ऑनलाइन बच्चे पार्टी, क्या आवाज आई? नो मैम, ये कौन है? अच्छा, आज सब ऑनलाइन है, बाहर गए होंगे। चलो चलो जल्दी करो, क्या हुआ? जल्दी करो, हंसने की क्या बात है? जल्दी करोगे तो क्वेश्चन कुछ पीवाई के ऊपर आ गए। अरिन जल्दी करो, उसको देख के ना मुस्कुराया करो, वो ऐसे ही बेवकूफ है। हो गई ये वाली स्लाइड तो हो गई होगी। इसमें इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। गार्गी नोट कर रहे हो? गार्गी, माइक नहीं तुम लोग के पास, आवाज नहीं है। बॉन्डिंग बना लो जल्दी से। GS का मतलब ग्राउंड स्टेट, ES का मतलब एक्साइटेड। GS CS
हो गया? बन गया? चलो भाई, नेट पेयर इफेक्ट की कहानी खत्म हो गई। और कोई सवाल होगा वो करा। ऊपर वाले नीचे, इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे वाले एलिमेंट में, हैवियर में ही शो होगा, ऊपर वाले में कुछ नहीं show। ये रीजन तो दूसरा है, उसमें 2D एब्सेंट है ना, इसका कोई लेना देना उससे, इनर्ट पेयर इफेक्ट से नहीं। अब हम लोग बात करते हैं एक और छोटी सी, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है देखते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप देखो, पहले समझ लो, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ले लें और थर्ड पीरियड के एलिमेंट, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लो और थर्ड पीरियड के एलिमेंट ले लो। और कहाँ तक देखना है इसको, देखना है अप टू एटॉमिक नंबर लगभग 20 तक देखेंगे। जैसे मैंने बोला, इनर्ट पेयर इफेक्ट 13, 14, 15, 16 में देखा जाएगा। वो भी किस में देखने को मिलेगा, नीचे वाले जो हैवियर एलिमेंट है, भारी एलिमेंट है, उसमें ही देखने को मिलेगा। वैसे ही डायगोनल रिलेशनशिप हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे देखने को मिलेगा, सेकेंड और थर्ड पीरियड के बीच में देखने को मिलेगा, और कहाँ तक, लगभग एटॉमिक नंबर 20 तक देखने को मिलेगा। क्या है ये चीज डायगोनल रिलेशनशिप, पहले समझते हैं। जैसे सेकेंड पीरियड की अगर बात करो तो सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम से, है ना। लिथियम के बाद क्या आता है सेकेंड पीरियड में, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद क्या आता है, इनर्ट गैस को छोड़ देते हैं, है ना। इधर क्या आता है, लिथियम के नीचे यहाँ पे आएगा सोडियम, यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सही लिखा है, एल्यूमिनियम, फिर ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एलिमेंट है इनको देखना है हमको डायगोनल पे। जैसे लिथियम के डायगोनल पे मैग्नीशियम है, बेरिलियम के डायगोनल पे एल्युमिनियम है, बोरॉन के डायगोनल पे सिलिकॉन है, कार्बन के डायगोनल पे कौन है, फास्फोरस है। इन सब एलिमेंट में ऐसा देखा गया कि लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी देखी गई, बेरिलियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी देखी गई, बोरॉन और सिलिकॉन में सिमिलरिटी देखी गई, कार्बन और फास्फोरस में सिमिलरिटी देखी गई प्रॉपर्टीज में। इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप।
यानी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के डायगोनल पे थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है उन दोनों में प्रॉपर्टीज में क्या देखी गई है, सिमिलरिटी देखी गई है, उसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे किसमें देखने को मिलेगा, लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज में क्या मिलेगा हमको, सिमिलरिटी मिलेगी। और कौन सा पेयर देखने को मिला, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, फिर बोरॉन और सिलिकॉन, कार्बन और फास्फोरस, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या देखने को मिला हमको, सिमिलरिटी देखने को मिला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। अब क्या सिमिलरिटी है वो बात कर लेते हैं थोड़ी सी, पहले ये नोट कर लीजिए। इसी को हम क्या कह रहे हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर कुछ सिमिलरिटी डिस्कस कर लिया जाता है। बन गया, हो गया। लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलरिटी देखते हैं, क्या क्या सिमिलरिटी। लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलरिटी, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, लिथियम का ऑक्साइड बनाता है। लिथियम मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। सेम बात हो गई, दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं अनुज, सेम बात हो गई, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहे हैं। सेकंड सिमिलरिटी देखिए, लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है। लिथियम का नाइट्राइड Li3n फॉर्मूला है, लिथियम नाइट्राइड बना रहा है। उसी तरीके से मैग्नीशियम भी जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनाता है, फॉर्मूला है Mg3n2। लिथियम ने बनाया नाइट्राइड, फॉर्मूला Li3n याद रखेंगे, और मैग्नीशियम के नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है, Mg3n2। ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाते हैं। दो सिमिलरिटी हो गई।
अगर हम लोग बोले Li प्लस का आयनिक रेडियस और हम बोले Mg+2 का आयनिक रेडियस, तो मेजरमेंट से देखा गया है कि Li प्लस का आयनिक रेडियस 0.6 एंगस्ट्रॉम होता है, 0.6 एंगस्ट्रॉम, और Mg+2 का होता है 0.65 एंगस्ट्रॉम, लगभग सेम ही है। Mg+2 का आता है 0.65 और Li प्लस का आता है 0.6 एंगस्ट्रॉम। तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं लेकिन जो ऑक्साइड वो सब ऑक्साइड बनाते हैं, तो आप कह सकते हैं उनसे भी सिमिलरिटी होती है ना। ये बात इसमें क्या स्पेशल है, ये बात नहीं। जैसे बहुत सारे ऐसे पेयर हम देखेंगे जिसमें कि एक ऑक्साइड बनाएगा दूसरा नहीं बनाएगा, मतलब दूसरे से भी सिमिलरिटी इसकी कह सकते हो, है ना। सबसे जो प्राइम चीज है जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आती है वो इसकी आयनिक रेडियस 0.6 है, और यहाँ पे कितनी आयनिक रेडियस 0.65 है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है नाइट्राइट बनाने की ये अलग है। नाइट्राइट ज्यादातर एलिमेंट सारे के सारे नहीं बनाते, सब में टेंडेंसी नहीं होती नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाने की, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों। तो ये दोनों नोट हो गया, तो बोलिए ऑनलाइन हो गया आपका, ऑनलाइन बच्चों का हो गया। हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट आर अनस्टेबल। लिथियम का हाइड्रोक्साइड भी अनस्टेबल होता है और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी अनस्टेबल होता है अगर हीट करोगे। लिथियम का हाइड्रोक्साइड होता है LiOH, अगर इसको हीट करते हैं तो लिथियम का ऑक्साइड बना लेता है Li2O। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड को हीट करोगे तो ये भी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेता है, स्टेबल नहीं होता। हीट करने पे हाइड्रोक्साइड दोनों के क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड बना ले रहे हैं, स्टेबल नहीं है, गर्म करने पे टूट जा रहे हैं। गर्म करने पे टूटते हैं और क्या बना देते हैं, ऑक्साइड बना देते हैं, और पानी अलग हो जाता है। ये हाइड्रोक्साइड की बात है। दूसरी बात हमने क्या लिखी, कार्बोनेट भी अनस्टेबल है, तो Li2CO3 इसको भी अगर हीट कर दो, ट्रायंगल का मतलब हीट कर रहे हैं, हीट कर दो तो ये लिथियम का ऑक्साइड Li2O और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कार्बोनेट अगर ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है हीट से, तो ज्यादातर CO2 तो बनती है एक प्रोडक्ट। MgCO3 को भी जब हीट करोगे तो MgO अलग होगा और CO2। सेम रिएक्शन दे रहा है लिथियम भी और सेम रिएक्शन दे रहा है मैग्नीशियम भी। -2 Mg की +2, लिथियम की +1, इसीलिए लिथियम के साथ Li2 लगा हुआ। फॉर्मूला ऐसे ही तो लिखा जाता है, एक की वैलेंसी दूसरे के नीचे की तरफ लिखते।
हो गया। लास्ट पॉइंट लिखिए, हैलाइड। हैलाइड का मतलब होता है क्लोरीन के साथ बना हुआ कंपाउंड, है ना, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ बना हुआ कंपाउंड। हैलाइड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर कोवेलेंट इन नेचर। इस लाइन को लिख लो, इसको समझाएंगे बॉन्डिंग में, क्योंकि बॉन्डिंग का टॉपिक है ये। हैलाइड ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर कोवेलेंट इन नेचर, so dissolve in organic solvent। ठीक है, हैलाइड जैसे LiCl बात कर लो, MgCl2 बात कर लो, तो दोनों के दोनों का नेचर होता है कोवलेंट। हैलाइड दो तरीके के हो सकते हैं, किसी कंपाउंड का आयनिक हैलाइड हो सकता है, मतलब उसमें आयनिक बॉन्ड होगा, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के जो हैलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में अनुज? वो नेचर में कैसे होते हैं? कोवेलेंट। और जो भी कंपाउंड कोवेलेंट होगा, बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन ले लीजिए, एसीटोन ले लीजिए, इन सब में डिसॉल्व होगा। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि पानी है ना, पानी को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीजें, 90% चीजें क्या हो जाएंगी? डिजॉल्व हो जाएंगी। यूनिवर्सल का मतलब जिसको हर जगह कुछ भी घोलना है, लो पानी में घोल दे, है ना। तो 90% जो सब्सटेंसेस हैं वो किस में डिजॉल्व हो जाते हैं? पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। इसलिए क्या बोल सकते हैं पानी को? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कुछ चीजें नहीं भी होंगे तो डायगोनल रिलेशनशिप में एक एग्जांपल हमने करा, कौन सा? लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी देखी, है ना। नोट हो गया? ऑनलाइन नोट कर लिया बच्चों? यस। क्वेश्चंस करे जाए, है ना। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का उठाते हैं, चलो क्या है क्वेश्चन? देखो एक सवाल है, बोल रहे हैं कि आप बताइए बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से आपको प्रूव करना है कि Na2O इज बेसिक ऑक्साइड and Cl2O7 is acidic oxide. Na2O is basic oxide and Cl2O7 is acidic oxide. जिस ऑक्साइड को बेसिक प्रूव करना है, इसका मतलब उसका पानी से रिएक्शन कराओगे तो बेस बनना चाहिए, और जिस ऑक्साइड को एसिडिक प्रूव करना है उसकी पानी से रिएक्शन कराएंगे तो एसिड बनेगा। तो इसका मतलब मोटी मोटी बात हम क्या याद रखें कि अगर एसिडिक ऑक्साइड है, उसका वाटर से रिएक्शन कराते हो तो रिजल्ट में क्या बनेगा? एसिड बन जाएगा। अगर ऑक्साइड आपका बेसिक है, उसकी पानी से रिएक्शन करा दो तो वो क्या बना लेगा? बेस बना लेगा। ठीक, अब देखते हैं Cl2O7 को एसिडिक बोला गया,
तो Cl2O7 का जब पानी से रिएक्शन होता है तो यहाँ पे एक एसिड बनता है HClO4। HClO4 इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। अब पानी से रिएक्शन कराने से एसिड बन गया, इसका मतलब Cl2O7 का नेचर कैसा है? एसिडिक। ये रिएक्शन हमें याद रखना पड़ेगा, मतलब हमें तो अभी पता नहीं था बट ये पता था आपको कि एसिडिक ऑक्साइड का पानी से रिएक्शन कराओ तो क्या बनना चाहिए? एसिड। अब जैसे Na2O को प्रूव करना है बेसिक, तो इसकी जब पानी से रिएक्शन होती है तो बनता है NaOH। NaOH जो होता है एक बेस होता है, आपको पता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पर नॉट पैरा, पर क्लोरिक एसिड। क्लियर है बात? एनसीईआरटी का सवाल था। चलिए कुछ क्वेश्चंस और किए जाएं, इनर्ट पेयर के करा दें। मैचिंग है, बिल्कुल इजी सवाल है, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। पहले में दिया Cl और S, दूसरे में दिया है जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, तीसरे में दिया है फ्रांसियम एंड रेडियम, और चौथे में दिया है फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो कॉलम बी है उसमें आपका दे रखा है प्रॉपर्टीज। पहला दिया है एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ऑप्शन से मैच करेगा? पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सबसे ज्यादा किसकी थी? फ्लोरीन की थी ना, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा थी, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की थी, है ना, तो ये वाला मैच कर जाएगा इससे। पहला तो हमने ऐसे ही मैच कर लिया। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है एलिमेंट विद लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, एलिमेंट विद लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। अगला दिया एलिमेंट विच शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटेलॉइड होगा। एलिमेंट विच शो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल कौन होते हैं? मेटेलॉइड होते हैं। मेटेलॉइड में जर्मेनियम आता है, आर्सेनिक आता है, एसबी आता है, ये मेटेलॉइड हैं, है ना। तो थर्ड वाले से कौन मैच हो गया? बी मैच हो गया। फिर दिया है एलिमेंट विद हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एलिमेंट विद हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव थी?
किसकी थी? क्लोरीन की बात हुई थी ना, तो पहले वाले में आ जाएगा, पहले कॉलम में। अब बचता क्या, एक ही तो बचा, नॉन मेटल वाला भी कर लिया। फ्रांसियम और रेडियम देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, अरेंज बोर्ड पे ध्यान दीजिए। फ्रांसियम और रेडियम की पोजीशन जरा देखिए, पीरियोडिक टेबल कहाँ गई, ये देखो पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो रेडियस कम होती है, इसका मतलब लेफ्ट के ग्रुप में जो एलिमेंट है उनकी रेडियस ज्यादा होगी और इधर वालों की कम होगी। पीरियोडिक टेबल में जब टॉप टू बॉटम आते हो तो रेडियस बढ़ती है, तो इधर वाले फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की ज्यादा है, जिसमें कि फर्स्ट ग्रुप की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फर्स्ट ग्रुप में भी जब ऊपर वाले एलिमेंट की बात करोगे तो कम होगी, नीचे आओगे तो ज्यादा हो जाएगी। तो नीचे में देखो कौन से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, फ्रांसियम एंड रेडियम। यानी पीरियोडिक टेबल में इनकी जो साइज होगा, एटॉमिक साइज, रेडियस, वो सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई? तो आंसर तो निकल गया तुम्हारा, इजी क्वेश्चन था। इजी था या डिफिकल्ट था? नोट कर लीजिए, अगले सवाल पे आते हैं। क्या हुआ बोलिए, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बोलें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ईए लिखते हैं शॉर्ट में, वैल्यू नेगेटिव फॉर, किसके लिए नेगेटिव होगी, ए बी सी डी ई दे रखे हैं क्या क्या। बी से बन रहा है बी माइनस, दूसरे में बन रहा है नाइट्रोजन से एन माइनस, तीसरे में बन रहा है ओ से O-2, चौथे में बन रहा है Na से Na-, और पांचवे में बन रहा है Al से Al-। चलिए, नेगेटिव किसके लिए होगी एफिनिटी, किसके लिए होगी बताइए। ऑप्शंस ऐसे नहीं दे रखे, ऑप्शंस भी अलग तरीके से दे रखे, तो ऑप्शंस लिख देती हूँ मैं, तो बात ज्यादा। ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ ऐसे। पहला ऑप्शन है डी एंड ई ओनली, दूसरा ऑप्शन है ए बी सी ओनली, मतलब डी को हटा दिया, तीसरा ऑप्शन है इसमें ए डी ओनली, और चौथा है ऑप्शन ए बी डी ई ओनली, सी को हटा दिया। ऐसे ऑप्शंस में
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डीएनई ओनली। एक एक इलेक्ट्रॉन देना है इनको, है ना। बी के पास क्या सिस्टम है? बी के पास सिस्टम है 1s2 2s2, एक इलेक्ट्रॉन देना है इसको। फिर नाइट्रोजन के पास क्या सिस्टम है? 1s2 2s2 2p3 का सिस्टम है। ऑक्सीजन का सिस्टम है 1s2 2s2 2p4 का है ना, कि 2p2 का होता है? 2p4, दो इलेक्ट्रॉन लेना है इसको। सोडियम, सोडियम का सिस्टम है 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो सोडियम और एल्युमिनियम ये जो है ना, ये नॉन मेटल कैरेक्टर के होते हैं। नॉन मेटल कैरेक्टर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहते हैं। लेकिन जो सोडियम और एल्युमिनियम है ना, ये कैसे नेचर के होते हैं? ये मेटल की कैटेगरी में आते हैं। मेटल की कैटेगरी मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, है ना। तो वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहती है, अगर उसको इलेक्ट्रॉन देना है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। और अगर एनर्जी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? फिर पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर से दे रहे हो तो, है ना। लेकिन बाकी ये जो तीनों का नेचर है वो कैसा, मैंने बताया तीनों का नेचर कैसा है? नॉन मेटेलिक काइंड ऑफ है। मतलब एक तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, बी थोड़ा सा मेटेलॉइड जैसा होता है तो लेकिन ज्यादा प्रॉपर्टीज उसकी नॉन मेटल की तरह होती है। तो आप कह सकते हो कि ये जो तीनों हैं ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, लेकिन सोडियम और एल्युमिनियम लेना नहीं चाहेंगे। इसलिए इनके लिए तो वैल्यू क्या आएगी? इनके लिए तो वैल्यू क्या बनेगी? नेगेटिव बनेगी। लेकिन इन दोनों के लिए वैल्यू क्या होगी? तो आंसर क्या बन जाएगा अपना? एबीसी। क्या इसको कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान ही नहीं दिया हमने, मेटल और नॉन मेटल से टेंडेंसी। हाँ वैसे कंपैरेटिव तो वैसे ही करते हैं। क्या हुआ? चलो एक और कर लो, फिर देखते हैं कोई इनर्ट पेयर का दे रखा है। क्वेश्चन देखो क्या है, आउट ऑफ सिलेबस लिख दिया इसको। पर सवाल अच्छा है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है, पर इनके हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे हिसाब से नहीं। चलो अरेंज आंसर बताना है क्वेश्चन का। A2B दे रखा है कोई कंपाउंड,
थोड़ा सा सवाल ही कंप्लीट नहीं। तुम लोग खुश हो जाते हो एकदम कि सवाल तो अब गया, अब रहने दो, तो मैम नेक्स्ट क्लास में ही कराएं। अनियम किस ग्रुप और किस उसमें जाएगा पीरियोडिक टेबल में? अन अन अनियम ये एलिमेंट है, ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ है इसकी पोजीशन? ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक बता दीजिए। ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बता दीजिए जरा जल्दी से। अनियम अनियम देख के बता दिया नालायकों। अनियम क्या बनेगा? 111 बनेगा ना। तो आपको नीचे जो आपका कौन सा ग्रुप चलता है, डी वाला, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ नहीं मतलब नीचे जो लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 113 से स्टार्ट होती है कि कहाँ से स्टार्ट होती है? 118 यहाँ पे है ना लास्ट में जा करके। 118 वाला एलिमेंट किस ग्रुप में आता है? 18 में। 117 वाला किस में आएगा? 17 में आ जाएगा। इसी तरीके से 111 वाला किस में आ जाएगा? 11th ग्रुप में आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में पूछा था ग्रुप बता दीजिए, ग्रुप का नंबर अगर n है तो n की वैल्यू बतानी है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगी। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इजी था, क्यों पूछा पता नहीं, जो भी उनकी मर्जी। क्या है ऑरेंज कह रहे हैं, समझ नहीं आया इसमें क्या समझना है। क्वेश्चन है अनियम का अगर ग्रुप नंबर n है तो n की वैल्यू बताइए। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। 118 अगर 18th ग्रुप में है तो लेफ्ट में चलते जाएंगे तो 111 वाला जो है अनियम कहाँ पे आएगा? 11th ग्रुप में। n की वैल्यू 11 हो गई। ठीक है, आज की क्लास करते हैं ऑफ। चलिए बाय बाय बच्चों।